अभिनंदन। हमने अध्याय एक जो विकास के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने जाना किस प्रकार विकास किया जा सकता है, कौन कौन से संसाधनों के माध्यम से किया जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग जानने वाले हैं जिसमें राष्ट्रीय आय के बारे में, किसके बारे में जान सकते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन राष्ट्रीय आय सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन परिभाषा के माध्यम से एक बार परिभाषा समझते हैं, फिर बाद में का उदाहरण देकर समझाया जाएगा, ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष, अब ये एक वर्ष कौन सा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ध्यान 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का समय माना जाए के अंदर द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहने का मतलब अपन को ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जिसमें प्रमुख रूप से अपन जो वस्तु और सेवा और अंतिम मूल्य, इन 3 शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। वस्तु जिसे अपन देखा जाता है, वस्तु अपन किसे कहेंगे, वस्तु वो जिसको अपन छू सकते हैं, ठीक है, जिसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो सभी वस्तु के श्रेणी में आएंगे, जिसको हम छू सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जो वस्तुओं के अंतर्गत। उदाहरण के रूप में जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का मैं प्रयोग कर रहा हूं वास्तविक रूप से, ठीक है, इसको छू रहा हूं, तो ये क्या है, वस्तु। ऐसे अपन जो भी कह सकते हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक है, बेंच है, ठीक है, ये सभी क्या है, वस्तु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा शब्द है सेवा, ठीक है, सेवा किसको, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सेवा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप से अध्यापक शिक्षण कार्य कराया जाए, अध्ययन कराए, जिसको अपन महसूस करते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार से ऐसे सेवा के अंतर्गत जो आते हैं वो है सेवा में शामिल होते हैं। तीसरा शब्द आते हैं अंतिम मूल्य। ध्यान में इन्हीं 3 शब्दों को विशेष ध्यान में, वस्तु, सेवा और अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य कौन, जिसे अपन, ठीक है, अंतिम मूल्य जैसे अपन कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसको अपन अंतिम रूप से मूल्य देते हैं, उसका अंतिम रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है, वो अंतिम मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, जैसे हम इसको देखते पहले, अंतिम वस्तु का उपभोग के मूल्य चुकाया जाता है, वो किसके श्रेणी में आते हैं, अंतिम मूल्य के अंतर्गत। जैसे ये मार्क करते हैं, ठीक है, अब इसको मैं उपयोग करा अंतिम मूल्य, इसके बाद कोई उपयोग नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्या है, अंतिम मूल्य। इसी प्रकार उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, जैसे हमारे एक उदाहरण है आलू का, जिसमें आलू एक किसान आलू की पैदावार करता है, ठीक है, और आलू की पैदावार फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री में वो एक चिप्स का निर्माण होता है, ठीक। अब इस चिप्स का मूल्य होगा, न कि आलू का मूल्य अलग से, ठीक है। तो चिप्स का मूल्य जो 20 रुपए 40 रुपए जितने भी है, 30 रुपए, ठीक है, उस चिप्स का मूल्य निर्धारित, अलग से आलू की कीमत नहीं हुई। तो अंतिम जो उपयोग हो रहा है चिप्स, इसके पश्चात, तो अंतिम जो वस्तु है उसी की कीमत निर्धारित होगी, वो इसके अंतर्गत आता है, अंतिम मूल्य के अंतर्गत। जैसे अपन ये भी कह सकते हैं चिप्स का उदाहरण, इसी प्रकार हम आलू को सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के पश्चात, ठीक है, उसको आप अंतिम रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उपभोक्ता जिस वस्तु को अंतिम उपयोग कर रहा है, अंतिम कीमत दे रहा है, वो अंतिम मूल्य के अंतर्गत आ रहा है। तो ध्यान रखना
राष्ट्रीय आय में जिसमें वस्तु और सेवा और अंतिम मूल्य का, ठीक है, जो आय का निर्धारण योग ही वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय, जो कितने 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जो भी होता है वो एक आय माना जाएगा। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, कौन से विभाग के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसमें आपको प्रमुख रूप से देखा जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं सीएसओ, ठीक है, स्वागत अपन कहें विभाग का सीएसओ, ये केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा, ठीक है, इसकी गणना की जाती है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है हमारे देश में, तो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग गणना करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया जो राष्ट्रीय आय में वर्ष कौन सा, तो वर्ष, ठीक है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की गणना की जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में कि कौन सी क्रिया में क्रिया को शामिल किया जाता है। 3 क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, 3 क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय। अब 3 क्षेत्र कौन से आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है और तृतीय क्रिया, जिसमें आपको प्रमुख रूप से देखते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, ठीक है, ये 3 क्रिया, ठीक है, जिसमें प्राथमिक क्रिया में अधिकांश कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल जिसमें अपन कृषि से संबंधित, ठीक है, जो प्राकृतिक वस्तुएं जो कच्चा माल है उससे संबंधित है प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में विनिर्माण उद्योग जिसमें वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। तीसरा आता है तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र, ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं दूरसंचार है, यातायात है, ठीक है, सेवा में अपन कह सकते हैं यातायात है और दूरसंचार है, ठीक है, दूरसंचार सेवा है, ठीक है, डॉक्टर है, अध्यापक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें ये अब आते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय यदि हम देखा जाए प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रियाओं में सबसे ज्यादा योगदान किसका था। यदि हम 26 जनवरी 1950 की स्थिति का देखा जाए तो सबसे ज्यादा उस समय राष्ट्रीय आय में यदि योगदान था तो वो किसका था, प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया में विशेष रूप से किसका, कृषि का योगदान सर्वाधिक था। तो ध्यान, अब वर्तमान में देखा जाए, जो वर्तमान के आंकड़े अनुसार 2017 और 18 के अभी आंकड़े निर्धारित किए गए वर्तमान में किसके, राष्ट्रीय आय के। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय के वर्तमान के आंकड़े कौन से है, लेटेस्ट 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, अपन यदि माना जाता है तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया में सबसे ज्यादा यदि अपन देखा जाए तो योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो किसका है, सेवा क्षेत्र का, जो ऐसा माना जाता है लगभग कितना, 55%, कितना प्रतिशत, 55% सर्वाधिक, ठीक है, किसका, सेवा क्षेत्र का। ध्यान रखना, वर्तमान में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक, ठीक है, योगदान है किसमें, राष्ट्रीय आय में। अब अपन देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय में अपन प्रमुख रूप से देखा जाए तो उन्हें देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की सबसे पहले, ठीक है, गणना किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, यदि अपन कहें, ठीक है, राष्ट्रीय आय कैसे निर्धारित की जाती है। तो पहले अपन शुरुआत देखते हैं, राष्ट्रीय आय को एक, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, के आधार पर निर्धारित की गई, जिसमें हम प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आय को देखा जाता है, जिसमें विशेष रूप से चर्चा की जाती है प्रति व्यक्ति आय,
प्रति व्यक्ति आय, जिसमें आपको प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या प्रत्येक राज्य की, ठीक है, जिसमें जैसे हमारे 28 राज्यों की सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार निकाली जाती है, ठीक है, जिसकी राष्ट्रीय, ठीक है, वर्तमान में तो अपन पूरे देश से पता कर रहे हैं राष्ट्रीय आय, उसी प्रकार अपने अपने देश की होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय कैसे, अब अपन देखा जाता है तो जितनी आय होती है उसका जनसंख्या को भाग लगा दिया जाता है, जो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है, जिसे अपन राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। अब आता है कि क्वेश्चन सर्वाधिक, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय किसकी है, तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय किसकी है, गोवा की, किसकी है, गोवा की, जिसकी लगभग 4,30,000, ठीक है, 91 सर्वाधिक राष्ट्रीय आय किसकी है, गोवा की, ठीक है। सबसे कम यदि अपन देखा जाए, सबसे कम है अपन के बिहार राज्य, लगभग 40,000, ठीक है, जिसमें 901, 40,901 है, किसकी, सर्वाधिक अपन देखा जाए गोवा की, और सबसे कम बिहार, और यदि केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सर्वाधिक दिल्ली, सर्वाधिक दिल्ली। अब ये तो है राष्ट्रीय आय से संबंधित। अब अपन देखा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सबसे पहले, ठीक है, किन्होंने, ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, तो सबसे पहले अनुमान किया लगाया जाता है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1867 और 68 में, ठीक है, 1867 से 68 के मध्य सबसे पहले उन्होंने, ठीक है, ऐसा माना जाता है गणना की थी, जिन्होंने बताया जाता है लगभग कितने रुपए बताते हैं, 20 रुपए। भारत के प्रति व्यक्ति आय उस समय कब कितनी मानता है, 20 रुपए राष्ट्रीय आय बताई जाती है। उसके पश्चात आपको देखा जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय आय 1901 में कर्जन के द्वारा कितने रुपए बताई जाती है, 30 रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 30 रुपए। अब आता है ये किसी अनुमान लगाया जाए, और वैज्ञानिक तरीके से यदि किसी ने की, जिसका नाम आता है V.K.R. राव के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, उन्होंने आधार वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट रूप से उन्होंने गणना की, जिसको आधार पर उन्होंने माना गया कि 65 रुपए, कितने रुपए माना उन्होंने, 65 रुपए। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे, राव थे, ठीक है। और भारत में सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू जी ने 1867 और 68 में, उन्होंने कितने बताए, 20 रुपए। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की गई, जिसके बारे में हम प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार से की जा सकती है। तो अपन चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख रूप से 2 प्रकार से की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख रूप से 2 प्रकार से की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना, तो प्रमुख रूप से 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला आता है चालू स्तर पर, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है राष्ट्रीय आय गणना में हम देखा जाए तो राष्ट्रीय आय को प्रमुख रूप से चालू कीमत पर, ठीक है, दूसरा अपन देखा जाता है स्तर कीमत पर, ठीक है। अब चालू कीमत पर और स्तर, अब चालू कीमत का मतलब होता है जिसमें ऐसा माना जाता है जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो भारत में 2 प्रमुख आधार पर की जाती है, चालू कीमत आधार पर, स्थिर कीमत के आधार पर। चालू कीमत जैसे अपन कहें, जैसे ये पेन है,
ठीक है। इस पेन का मूल्य मान लेते हैं 25 रुपए है, ठीक है। ये कुछ समय बाद, अभी आज 25 रुपए कल वैसा नहीं, ठीक, कुछ समय बाद इसका परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये क्या आता है किसमें, ठीक है, चालू कीमत के अंतर्गत, जिसको अपन कह सकते हैं चालू कीमत, उसे कह सकते हैं किसी वस्तुओं का मूल्य परिवर्तन होता रहता है, उसे चालू कीमत कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी पेन का उदाहरण, जैसे मान लेते पेन का मूल्य है 25 रुपए, तो कुछ समय बाद, ऐसे नहीं कि कल, ठीक, कुछ समय बाद, जैसे 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद, कुछ 1 वर्ष के पश्चात ऐसे, ठीक है, 25 रुपए। जबकि स्थिर कीमत का मतलब होता है कि प्रतिदिन किसी वस्तु का प्रतिदिन कीमत परिवर्तन होती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर कीमत। जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि ये पेन है, ठीक, अभी इसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, कल इसके 20 रुपए है, परसों इसके 10 है, ये ऐसे। इसी प्रकार अपन शेयर मार्केट का उदाहरण दे सकते हैं, मिनट में परिवर्तन होता रहता है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, स्थिर। अब आप सोचोगे स्थिर कीमत के आधार पर तो ये तो होगा, तो इसकी गणना कैसे की जाएगी, किसके आधार पर, तो उन्होंने एक आधार रखा। आधार कौन सा वर्ष रखा, ठीक है, आधार वर्ष रखा उन्होंने 2017 और 18, ठीक है, आधार वर्ष कौन सा रखा, 2017-18। अभी ये राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा आधार वर्ष रखा है, 2017-18। तो 2017-18 के आधार पर जब उस समय इसकी कीमत क्या थी, उसका आधार माना गया। ये किसके अंतर्गत आता है, स्थिर कीमत के आधार। तो इस स्थिर कीमत का वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया था, 2017 और 18, ठीक है। इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की। आगे की वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।